जैसा कि आज की इस वीडियो में हम लोग जो है फिर से एनसीईआरटी क्लास 6 का जो है ज्योग्राफी का चैप्टर 5 को देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 को देखेंगे। चैप्टर 5 से पहले का चैप्टर यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के जो है आप एनसीईआरटी सीरीज करके क्लास 6 एनसीईआरटी सीरीज क्लास 6 करके जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें ज्योग्राफी का 6 क्लास का 4 तक चैप्टर 4 तक का जो है वीडियो डाला गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए चैप्टर 5 में क्या पढ़ना है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल को पढ़ना है। परिमंडल में हम लोग जो है भूमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, जीव मंडल के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक ना, और जल मंडल यानी बायोस्फीयर के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। तो देखिए कह क्या रहा है कि जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। ठीक ना, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। 8 ग्रह है जिसमें से पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है। क्यों जीवित रह सकता है? क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो है वो भूमि है, जल है, हवा है। पृथ्वी पर ये सारी जो है आवश्यक तत्व क्या है, मौजूद है। बाकी ग्रह पर जो है मौजूद नहीं है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और कैसे प्रभावित करते हैं, इन सारी बातों को जो है हम लोग पढ़ेंगे अभी। पृथ्वी का जो है ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं, भूमंडल कहा जाता है। ठीक ना। अब देखिए गैस के परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है। तो देखिए याद रखिएगा कि पृथ्वी का ठोस भाग, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे, जूम देखिए क्या है कि देखिए क्या कह रहा है, भूमंडल याद रखिएगा किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस पाई जाती है, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहते हैं। भूमंडल किसे कहते हैं, तो ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। और जलमंडल कहते हैं जहां बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है उसे जलमंडल कहते हैं। तो ये तीनों परिभाषा क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। और यह तीनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करता है वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। अब देखिए आगे क्या है नेक्स्ट पॉइंट, कि जलमंडल में जल की सभी अवस्था जैसा कि बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित है। जलमंडल में सभी अवस्थाएं हैं। बर्फ जो है पिघल के जल बनेगी ना, उसके बाद जल, जलवाष्प, सारी अवस्थाएं जो है वो सम्मिलित है जलमंडल में। अब जीव मंडल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा ये चौथा पॉइंट है, भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, उसके बाद जीव मंडल। अब याद रखिएगा एक सीमित क्षेत्र है जीव मंडल, जहां जो है स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक ना। तो याद रखिएगा जीव मंडल किसे कहते हैं, एक ऐसा सीमित क्षेत्र है जहां जो है स्थल, जल एवं हवा तीनों क्या है, एक साथ मिलते हैं। और इसलिए जहां तीनों एक साथ मिलते हैं उसे जीव मंडल कहते हैं। और जहां तीनों मिलते हैं वहां क्या कहता है, क्या क्या रहता है, वहां जीवन पाए जाते हैं। ठीक ना। क्योंकि जीवन रहने के लिए, जीवन को मनुष्य को जीवित रहने के लिए, या जानवर या पेड़ पौधा किसी भी चीज को जीवित रहने के लिए जो है स्थल, जल और हवा ये तीनों जो है आवश्यकता है, जरूरी है। अब देखिए भूमंडल को हम लोग अब डिटेल से थोड़ा सा पढ़ें तो क्या दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट में, कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। और यह प्रपट्टी के, चट्टान तथा मिट्टी के पतली परतों का बना होता है। प्रपट्टी किसे कहते हैं, क्रस्ट को प्रपट्टी कहते हैं। ठीक है। और क्लास 7 में जो है भूप्रपट्टी, क्रस्ट के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो याद रखिए अभी तत्काल की भूप्रपट्टी को क्रस्ट कहते हैं, क्रस्ट को भूप्रपट्टी कहते हैं। भूप्रपट्टी की चट्टान तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है, जिसमें जीवों के लिए क्या पाया जाता है, पोषक तत्व पाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशय भाग को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक ना। कितने भागों में, 2 भागों में, एक तो महाद्वीप और दूसरा महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा कि विश्व के सभी महासागर जो है आपस में एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे जुड़े हुए हैं सभी महासागर आपस में। अब देखिए क्या सभी, अगला पॉइंट है कि क्या सभी स्थलीय भूभाग भी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो याद रखिएगा कि स्थलीय भूभाग जो है आपस में एक दूसरे स्थलीय भूभाग से नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन महासागर एक दूसरे महासागर से जो है आपस में जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि समुद्र जल का जो तल है ना, सभी जगह समान होता है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए जैसा कि हम एक प्लेट ले लेते हैं और इस प्लेट में क्या है, यह प्लेट उबड़ खाबड़ प्लेट है, ठीक ना। और इस प्लेट में जब हम पानी भर देते हैं ना, तो इस प्लेट को जब पानी से भर देते हैं और हम ऊपर से जो है देखते हैं, तो हमें क्या लगता है कि यह तल समान है। यही बात यहाँ कहना चाह रहा है कि समुद्र जल का तल सभी जगह क्या है, समान होता है। देखिए समुद्र का जो पेंदी होगा, समुद्र का जो स्थल वाला भाग होगा, नीचे वाला भाग, वो तो उबड़ खाबड़ होगा, लेकिन ऊपर से जो पानी भरा है और ऊपर से जो हम देखते हैं, तो वो क्या लगता है, तल जो है समान लगता है, ठीक है। तल, समुद्र तल को क्या कहते हैं, सी लेवल कहते हैं, सागर का स्तर कहते हैं। अब देखिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जैसा कि पहाड़ हुआ, पर्वत हुआ, इन सब को हम लोग कहाँ से मापते हैं, समुद्र तल से मापते हैं। और समुद्र तल से क्यों मापते हैं, क्योंकि समुद्र तल जो है वो सभी जगह क्या होता है, समान होता है। और स्थल का तल क्या होता है, स्थल जो होता है वो उबड़ खाबड़ होता है, कहीं पहाड़ होता है, कहीं गड्ढा होता है, कहीं नदी, कहीं झील होता है, तो हम सटीक क्या करते हैं, नाप नहीं सकते हैं। लेकिन यदि समुद्र तल से हम किसी भी स्थल को नापे, तो वो क्या कहते हैं, सटीक नाप सकते हैं, ठीक ना। तो याद रखिएगा, इसलिए स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। अब जिसे शून्य माना जाता है, किसे शून्य माना जाता है, समुद्र तल, जहां से मापते हैं समुद्र तल को जीरो माना जाता है, शून्य माना जाता है। अब देखिए हमारे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चंस कि भारत में जो है सामान्यतः किस समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है। तो याद रखिएगा कि भारत में सामान्यतः चेन्नई के समुद्र तल से जो है ये ऊंचाई मापी जाती है, ठीक ना। हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से। अब नेक्स्ट पेज में क्या है कि मैप दिया गया है वर्ल्ड का, ठीक ना। अब इसे थोड़ा सा क्या करते हैं कि कम कर लेते हैं जूम को। देखिए इस मैप में हमें क्या क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है कि जो भी महासागर है वो आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। तो देखिए हिंद महासागर ये हुआ, ये क्या हुआ, प्रशांत महासागर हुआ, और ये जो है आर्कटिक महाद्वीप है, महासागर नहीं है, महाद्वीप है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, महासागर को। हिंद महासागर हुआ, प्रशांत महासागर हुआ, दक्षिण महासागर हुआ, और ये क्या हुआ, अटलांटिक महासागर हुआ। देखिए ये अटलांटिक महासागर का पानी दक्षिण महासागर में, दक्षिण महासागर हिंद महासागर, हिंद महासागर दक्षिण महासागर में, और यहाँ जो है इस वाले भाग से या इस वाले भाग से जो है प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आर्कटिक महासागर है, जो आर्कटिक महासागर का पानी कहाँ आएगा, अटलांटिक महासागर में आएगा। उसके बाद देख लीजिए अटलांटिक महासागर में आएगा। तो इस तरह जो है सभी महासागर क्या है, आपस में जो है एक दूसरे महासागर से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप महाद्वीप को देख लीजिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये सारे क्या आपस में जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़ा हुआ है। इमेज में देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए ये दक्षिण महाद्वीप अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है। अब देखिए अगला पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि ये यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत जो है बीच में एक एशिया हिस्सा है। यूराल पर्वत जो है यूरोप और एशिया के बीच का हिस्सा है, और जो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है, जिसे क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है। तो पहला बात याद रखिएगा। दूसरा बात क्या याद रखना है कि ये अमेजन नदी है, और ये अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में बहती है, ठीक है। अमेजन नदी कहाँ बहती है, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में बहती है। उसके बाद देखिए ये आर्कटिक महाद्वीप है, और इस महाद्वीप के चारों तरफ 60 डिग्री के अक्षांश तक एक महासागर फैला हुआ है, और इसी महासागर को दक्षिण महासागर कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ 60 डिग्री के अक्षांश तक जो है दक्षिण महासागर फैला हुआ है, ठीक ना। जो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, महासागर फैला हुआ है, दक्षिण महासागर कहा जाता है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के सीमा से 60 डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज में
नेक्स्ट पेज में है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर क्या है? ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग भी याद रखिएगा, प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। प्रशांत महासागर का कौन सा गर्त है? मरियाना गर्त है, विश्व का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। कितनी है? 11,022 मीटर है, ठीक ना, याद रखिएगा। अब यहाँ कहा जा रहा है एवरेस्ट समुद्र तल से जो है ये नेपाल के पूरब में है, ना कि नेपाल के मध्य में है, ठीक ना। याद रखिएगा कि एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल के क्या है? पूरब में है। उसके बाद देखिए यहाँ जो दिया गया है नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप जानते हैं वाला पॉइंट है, क्या न्यूजीलैंड के एडमंड हिलरे तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो थे वो 29 मई 1953 ईस्वी को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। याद रखिएगा कौन कौन पहले व्यक्ति थे? एडमंड हिलरे और भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ठीक ना। उसके बाद जापान की यूको तुबे विश्व की पहली महिला थी। यूको तुबे कहाँ की महिला थी? जापान की थी, और यह विश्व की पहली महिला थी जिसने क्या कहते हैं 16 मई 1975 ईस्वी को एवरेस्ट पर कदम जो है वो रखी थी, ठीक है। उसके बाद बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिसने 23 मई 1984 ईस्वी को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था, ठीक ना, तो याद रखिएगा। अब देखिए महाद्वीप से रिलेटेड बातें क्या क्या दिया गया है यहाँ। देखिए महाद्वीप क्या है? पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है, विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। हमारा जो महाद्वीप है वो क्या है? एक दूसरे से अलग है। क्यों अलग है? जल राशि यानी महासागर के कारण अलग है। ये महाद्वीप जो है 7 महाद्वीप का यदि आप नाम जानिएगा तो एशिया हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हो जाएगा। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो याद रखिएगा स्थल का बहुत बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और महाद्वीप की संख्या कितनी है? तो 7 महाद्वीप है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। याद रखिएगा एशिया, जहां हम लोग हैं, भारत कहाँ है? एशिया में ही है। तो एशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। याद रखिएगा यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया किस महागोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। एशिया को यूरोप से अलग करने वाली जो पर्वत है वो कौन सी है? यूराल पर्वत है, ठीक ना, जो अभी हम लोग चित्र में देख रहे थे, मैप में देख रहे थे। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं, यूरेशिया कहा जाता है। अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, यूरोप के बारे में कहा जा रहा है कि यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो देखिए एक बार हम लोग यूरोप को देख लेते हैं इस मैप में। देखिए यूरोप कहाँ है? देखिए ये एशिया है और ये यूरोप है ना, यूरोप। अब यह यूरोप के यूरोप के उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर है। तो एक तरफ से पानी हो गया ऊपर वाला हिस्सा। अब यहाँ से अटलांटिक महासागर दूसरी तरफ पानी हो जाएगा। और तीसरा जो है ये भूमध्य सागर है। यानी यूरोप के तीनों ओर से क्या है? पानी है। तो याद रखिएगा यूरोप के 3 ओर से पानी है। उत्तर में यूरोप के क्या है? आर्कटिक महासागर है, ठीक ना, यही ना अभी हम पढ़े थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट अफ्रीका के बारे में कह रहा है। अफ्रीका एशिया के बाद जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका का स्थान आता है। विषुवत वृत्त जिसे 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो यह भी बात याद रखिएगा, अफ्रीका के मध्य भाग से होकर जो है विषुवत वृत्त गुजरती है। अब अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका क्या है? एकमात्र जो है ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर जो है कर्क रेखा भी, मकर रेखा भी और क्या कहते हैं भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा भी, भूमध्य रेखा भी, तीनों रेखाएं गुजरती है। एकमात्र महाद्वीप है जिनसे तीनों रेखाएं गुजरती है। तो यह बात याद रखिएगा। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती है, ठीक ना।
उसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है नेक्स्ट पॉइंट, कि सहारा का रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। याद रखिएगा, सहारा का जो रेगिस्तान है वो विश्व का क्या है, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागर से घिरा है। यह महाद्वीप क्या है, चारों ओर से समुद्र एवं महासागर से घिरा हुआ है। अब मैप में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कैसे घिरा हुआ है अफ्रीका महाद्वीप। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप ये है। अब अफ्रीका महाद्वीप चारों ओर से महासागर और समुद्र से घिरे हुए हैं। तो ये जो है भूमध्य सागर है, ये वाला भाग जो है, ये जो रंग पेंट कर रहे हैं ये भूमध्य सागर है। और ये भूमध्य सागर जब है, और ये अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिण महासागर है, ये हिंद महासागर है। तो क्या मैप में देखकर बता सकते हैं कि चारों ओर तो अफ्रीका महाद्वीप घिरा हुआ है, समुद्र से और महासागर से घिरा हुआ है। यही बात तो बुक में भी दिया गया था कि अफ्रीका महाद्वीप चारों ओर क्या है, समुद्र और महासागर से घिरा हुआ है। और याद रखिएगा कि यही एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है अफ्रीका से होकर गुजरती है, और यह अफ्रीका के उत्तर में है। नील नदी जो है कहाँ है, अफ्रीका के उत्तर में है, और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है जो अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका के बारे में क्या कहा जा रहा है, कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला बड़ा महाद्वीप एशिया आ जाता है, और दूसरा क्षेत्रफल के हिसाब से, और दूसरा बड़ा महाद्वीप जो है वो क्या आ जाता है, अफ्रीका आ जाता है, और तीसरा में जो है उत्तर अमेरिका आ जाता है। अब यह कह रहा है यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरीय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि से जो है यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है वो आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो याद रखिएगा किस स्थल संधि से, पनामा स्थल संधि से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका आपस में जुड़ा हुआ है, और तीसरा जो है वो सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल में उत्तरी अमेरिका का स्थान आता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है, कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। किस महाद्वीप के बारे में कहा जा रहा है, उत्तरी अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है, कि यह महाद्वीप जो है पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है, ठीक ना। याद रखिए, क्या आप इन महासागर के नाम बता सकते हैं। देखिए यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है 3 महासागर से होकर घिरा हुआ है, और किन किन महासागरों से होकर घिरा हुआ है यह आप बात जो है कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए फिर स्थल संधि हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्थल संधि किसे कहते हैं। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो है पनामा स्थल संधि से जो है आपस में जुड़ा हुआ है, तो स्थल संधि किसे कहते हैं यह भी समझ लेते हैं। देखिए स्थल का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है। क्या होता है, स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थल को, जैसा कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाली संकरा भाग कौन सा है, पनामा स्थल है, ठीक ना। तो पनामा स्थल, यदि आपको स्थल संधि कह दे तो यानी कि स्थल को जोड़ रहा है, यदि यही जल संधि कह देता तो जल को जोड़ रहा होता, ठीक ना। तो याद रखिएगा स्थल संधि का अर्थ हो जाएगा स्थल को जोड़ रहा है, अगर जल संधि कह दे तो यानी कि जल को जोड़ रहा है। अब देखिए, और जबकि 2 जल राशि को अलग करता है, कौन, स्थल संधि स्थल को जोड़ता है, 2 स्थल को जोड़ता है, और जल राशि को क्या करता है, अलग करता है, याद रखिएगा। अब देखिए जैसा कि इसका बात कीजिएगा उत्तरी अमेरिका का और दक्षिणी अमेरिका का, तो पनामा स्थल संधि जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है, और इधर कैरेबियन सागर और पनामा की खाड़ी को क्या करता है, अलग करता है, ठीक ना। उसी तरह अगर भारत का बात कीजिएगा तो देखिए भारत में जल संधि का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। पानी का सकरा भाग होता है, यानी जल संधि का अर्थ होता है पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, और 2 स्थल भाग को क्या करता है, अलग करता है। तो देखिए पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को अलग कौन करता है, पाक जल संधि, याद रखिएगा।
पाक जल संधि क्या है? पाक जल संधि जो है वो पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को क्या करता है? अलग जोड़ता है। पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, यानी कि दो जल राशि को जोड़ रहा है। और भारत यानी तमिलनाडु और श्रीलंका दोनों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। जल राशि का कार्य हो जाएगा, स्थल को अलग करेगा और जल राशि को जोड़ेगा, समुद्र या महासागर को जोड़ेगा। उसी तरह स्थल संधि का अर्थ हो जाएगा कि स्थल वाले भाग को जोड़ेगा और जल वाले भाग को क्या करेगा? तोड़ेगा। ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दक्षिण अमेरिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूरब एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर आपसे पूछ दे विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखला, तो याद रखिएगा कौन सी है? एंडीज है। और यह एंडीज कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में। ठीक ना। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन बहती है। देखिए, लंबी में और बड़ी में अंतर हो जाता है। यदि लंबी नदी पूछे तो याद रखिएगा नील नदी हो जाएगा जो अफ्रीका में बहती है। ठीक ना। और यदि आपसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी हो जाएगी। ठीक ना। बड़ी नदी यदि पूछे तो क्या हो जाएगा? अमेजन नदी हो जाएगी। याद रखिएगा, लंबी में नील हो जाएगा और बड़ी में अगर पूछ दे तो क्या कहते हैं? अमेजन हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। उसके बाद क्या कहते हैं? अफ्रीका का स्थान, उसके बाद उत्तरी अमेरिका का, चौथा स्थान दक्षिणी अमेरिका का, उसके बाद क्या कहते हैं? पांचवा किसका आ जाएगा? यूरोप का आ जाएगा। छठा जो है वो क्या कहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप का आ जाएगा। उसके बाद सातवां जो है सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस गोलार्ध में? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछ ले या एग्जाम में पूछ ले कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या है? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में बताया जा रहा है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। दक्षिण ध्रुव का बात करा जा रहा है, 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव का बात कहा जा रहा है कि वो महाद्वीप के मध्य में स्थित है। किस महाद्वीप के मध्य में स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतें, कौन सी? अंटार्कटिक महाद्वीप जो है दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। कौन? अंटार्कटिका महाद्वीप जो है मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार की अस्थायी मानव निवास नहीं करता है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अब बहुत से देशों का जो है शोध केंद्र यहाँ स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, एनटीपीसी में पूछा गया था भारत के शोध संस्थान का नाम, तो एक तो मैत्री है और दूसरा जो है वो भारती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जलमंडल के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है। जलमंडल के बारे में, पृथ्वी के जलीय भाग को जलमंडल कहते हैं। अब पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है जल के कारण। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग जो है स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। महासागर, नदी, झील, हिमनद, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित है जलमंडल में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग जो है महासागर में पाए जाते हैं जल का, और वह इतना अधिक खारा होता है कि हम उसे पी नहीं सकते हैं। 97% तो क्या कहते हैं महासागर में ही पाया जाता है, और 3% जो है उस 3% में 2% जो है वो बर्फ ही है। और ग्राउंड वाटर जो हम लोग का पीने के लिए जो वाटर है वो 0.68% जल ही है। ठीक ना। तो याद रखिएगा 97% सेलाइन वाटर है, यानी कि समुद्री वाटर है, जल है। 2% तो आइस यानी कि बर्फ है, और 0.68% जो है वो ग्राउंड वाटर है। फ्रेश वाटर बस 0.009% है। ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है। नेक्स्ट पेज में कह रहा है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है, कौन सा?
जो समुद्री का जल है, समुद्री जल जो है वो मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। 97% क्या था, समुद्र का पानी था, महासागर का पानी था, और यह पानी क्या था, लवणीय पानी था, इसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, ठीक ना, जो मनुष्य के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग क्या है, बर्फ है, यानी 2% जल अभी हम क्या देख रहे थे कि बर्फ था, ठीक ना। एवं हिमनद तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग जो है अलवण है, यानी पीने वाला है रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीला ग्रह में रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी को महसूस करते हैं, ठीक ना। तो पानी की कमी को क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि 97% भाग जो है जल का, सबसे बहुत बड़ा भाग जो है वो लवणीय है, खारा जल है, ठीक ना। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महासागर के बारे में। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कैसे जुड़े हुए हैं वो हम लोग जो है मैप में देख लिए हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में, महासागर जल हमेशा गतिशील रहता है तरंग के कारण। अब 3 प्रकार के कारण जो है ये, किन किन कारण जो है ये महासागर की जो जल है वो गतिशील रहता है, तो याद रखिएगा, तरंग के कारण, ज्वार भाटा के कारण, और महासागरीय धारा के कारण जो है महासागर की जल जो है वो गतिशील रहती है। अब देखिए यहाँ कहा भी जा रहा है कि महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। प्रशांत महासागर, उसके बाद सबसे बड़ा महासागर अगर आपसे पूछ ले तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद दक्षिण महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर आ जाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा यहाँ से 2 बातें, क्या क्या याद रखना है कि महासागर जल की 3 मुख्य गतियां हैं, तरंग के कारण, ज्वार भाटा के कारण, और महासागरीय धारा के कारण, और 5 महासागर है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज में क्या दिया गया है, महासागर, प्रशांत महासागर के बारे में दिया गया है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है मिरियाना गर्त, जो अभी हम लोग पढ़े हैं 11,022 मीटर गहरा है, वो प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग किस आकार का है, वृत्ताकार आकार का है, एग्जाम में पूछा जाता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीप की स्थिति का पता लगाइए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अटलांटिक महासागर के बारे में दिया गया है। अटलांटिक महासागर विश्व का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। कौन सा महासागर, अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिम किनारे पर एवं उसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा जो है बहुत अधिक तंदुरित है, यानी कि तंदुरित का अर्थ क्या है, टूटा फूटा है, अनियमित है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये क्या है, कटा फटा है, क्या है, कटा फटा है, बहुत अधिक क्या है, कटा फटा है। किस महासागर का, तो अटलांटिक महासागर का, याद रखिएगा। और यही अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय यानी बंदरगाह एवं पतन के लिए आदर्श स्थिति है। यही टूटा हुआ तंदुरित है, इसलिए व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर जो है व्यापार की दृष्टि से क्या है, व्यस्त महासागर है। अब नेक्स्ट पॉइंट हिंद महासागर के बारे में। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग किस आकार का है, त्रिभुजाकार आकार का है। तो देखिए अभी हम प्रशांत महासागर पढ़े हैं, वो किस प्रकार का था, तो प्रशांत महासागर जो था वो वृत्ताकार था। देखिए प्रशांत महासागर किस आकार का था, तो वृत्ताकार आकार का था। यहाँ अटलांटिक महासागर एस आकार का था, हिंद महासागर त्रिभुजाकार आकार का है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इस त्रिभुजाकार है, और इसके उत्तर में क्या है, यानी कि हिंद महासागर के उत्तर में एशिया है, पश्चिम में जो है अफ्रीका, तथा पूरब में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट दक्षिण महासागर के बारे में दिया गया है। दक्षिण महासागर जो है अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है, और यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक क्या है, फैला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आर्कटिक महासागर के बारे में दिया गया है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। और दक्षिण ध्रुव वृत्त में क्या स्थित था, अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित था। याद रखिएगा दक्षिण ध्रुव वृत्त जो था, उस दक्षिण ध्रुव वृत्त में अभी हम लोग पढ़े हैं, इससे ऊपर था कि कौन सा था, अंटार्कटिक महाद्वीप है दक्षिण ध्रुव वृत्त में, लेकिन उत्तर ध्रुव वृत्त में जो है आर्कटिक महासागर स्थित है।
तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है, उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़े हैं। प्रशांत महासागर से, आर्कटिक महासागर जो है प्रशांत महासागर से जो है बेरिंग जल संधि के नाम से जो जाना जाता है, इस जल संधि के कारण जो है ये प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर जुड़ा हुआ है। अब यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। यूरेशिया मतलब यूरोप और अफ्रीका से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वायुमंडल के बारे में दिया गया। देखिए वायुमंडल के बारे में, हमारी पृथ्वी जो है चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। कौन? वायुमंडल हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोग को सूरज की कुछ हानिकारक किरण से जो है बचाती है। क्या होता है कि वायुमंडल जो है सूरज की कुछ हानिकारक किरण से भी बचाता है, ठीक ना। अब देखिए वायुमंडल क्या है कि 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटक, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परत में बांटा जाता है। अब देखिए डायग्राम में भी देख सकते हैं कि कितने परत में बांटा गया है। सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्यम मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल, उसके बाद क्या हो जाएगा, आयन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल हो जाएगा। बहिर यानी कि बाहरी मंडल हो जाएगा, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना हुआ है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। वायुमंडल में साफ और शुष्क हवा का 99% भाग है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना हुआ है। मुख्यतः, पूर्ण रूप से नहीं, मुख्यतः बना हुआ है, यानी और अदर गैसें भी जो है कुछ कुछ मात्राएं में है। उसके बाद देखिए आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है वायुमंडल में, और ऑक्सीजन 21% है, यानी 78 और 20 कितना हो जाएगा, 78 और 20 99, 21, 99 के आसपास हो जाता है, ठीक ना। और 1% जो है वो अदर गैस से है। दूसरी गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणी की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा, पृथ्वी के द्वारा जो है, पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। अब पृथ्वी ऊष्मा कैसे छोड़ती है, देखिए याद रखिएगा, जब पृथ्वी पर सूरज की किरणें आती है ना, तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी गर्म होता है, और पृथ्वी गर्म होता है, वो सूरज की किरण को अवशोषित करता है। और जब सूरज जो है, सूर्योदय जो है अस्त हो जाता है, डूबने लग जाता है, तो पृथ्वी जो है उस किरण को बाहर छोड़ता है। और जब उस ऊष्मा को पृथ्वी बाहर छोड़ता है, तो उसी ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रहण कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। और पृथ्वी उनको अवशोषित कर लेता है, यानी कि छोड़ी गई ऊष्मा को। अब पृथ्वी को छोड़ी गई ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड गर्म कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करा है, उसी से पृथ्वी अब गर्म रहती है। यह पौधे की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की वृद्धि के लिए भी जो है आवश्यक है। उसके बाद देखिए ऊंचाई के साथ वायुमंडल की घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेजी के साथ घटता जाता है। यानी कि हम जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं, वायुमंडलीय घनत्व जो होता है वो क्या होता है, घटते जाता है। याद रखिएगा। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतरोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाइयां होती है, और ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है, ठीक ना। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे जैसे हम जो है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, घनत्व भी घटता है, तापमान भी घटता है। क्या होता है? तापमान भी क्या होता है, घटते जाता है। अब क्या होता है, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालती है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्र में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्र में कम। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है, ठीक ना। याद रखिएगा कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है।
देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीव मंडल। जीव मंडल को बायोस्फीयर कहते हैं। देखिए जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है, जिसे क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। देखिए जहाँ स्थल, जीवन और हवा, जहाँ स्थल जल हवा, यह तीनों हमें मिलेगा, वहीं तो क्या कहते हैं, जीवन मौजूद होगा। ठीक ना, इसलिए जीव मंडल पे क्या है, जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं, जो कि सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों की आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट अगला क्या है कि जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है। जंतु जगत के अंदर जीव जंतु आते हैं और मनुष्य यानी हम लोग भी जो है जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा वो पादप जगत। पादप जगत में जो है पेड़ पौधे को रखा गया है। यानी कि जीव मंडल को दो भागों में बांटा गया है, जंतु जगत और पादप जगत में। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल, यानी कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे भूमंडल, वायुमंडल हम लोग पढ़ रहे थे, जलमंडल, ये तीनों परिमंडल जो है आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए। अब जब हम लकड़ी तथा खेती के लिए वन को काट देते हैं तो वो जो पेड़ पौधा होता है, उस पेड़ पौधा का जो जड़ होता है वो क्या करा रहता है कि मिट्टी को जकड़ के जो है वो पकड़े रहता है। अब मिट्टी को जब जकड़ के पकड़े रहता है और हम पेड़ पौधा को काट देते हैं तो उसका जड़ तो जो है वो खराब हो जाता है, जड़ जो है मिट्टी को छोड़ देता है, जिस वजह से जब जल का एक बहुत सा बड़ा भाग जो है बाढ़ के कारण या किसी वजह से इस क्षेत्र में यदि प्रवेश करेगा तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा। यानी अब हम कह सकते हैं कि जलमंडल और भूमंडल एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। यही बात यहाँ कहा जा रहा है। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया था। ठीक ना। उसके बाद देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थ के प्रवाहित होने से उनके जल मानव के इस्तेमाल में लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो साफ बात याद रखिएगा, यहाँ से 2-3 पॉइंट सिर्फ याद रखना है, इतना नहीं पढ़ना है। 2-3 पॉइंट याद रखना है कि पृथ्वी के जो ये 3 परिमंडल है आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक बात याद रखना है। दूसरा बात याद रखना है कि जीव मंडल को जो है प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। तीसरा बात हमें क्या याद रखना है यहाँ से कि जीव मंडल किसे कहते हैं, स्थल जल हवा के बीच एक सीमित भाग को हम क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। बस ये 3 पॉइंट हमें क्या करना है, याद रखना है। और इस तरह जो है एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5वां चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक ना।